तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पूरे प्लानेट को तहस नहस होते हुए देखा था, मतलब प्लानेट के एक हिस्से को, जहां रिपोर्टर सुपर हीरो और यानसन के खोज में रोबोपेट को लेकर उड़ गया था। और इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है। क्या तुम और भी तेजी से नहीं उड़ सकते? मुझे छोड़ो। तभी उसे वहां पर एक एम्बुलेंस दिखता है, जिसे देखकर रिपोर्टर जल्दी से जाते हुए बोलता है, तुम इतनी जल्दी पहुंच गए। जिस पे डॉक्टर बोलता है, लोगों की जान बचाना हमारी ड्यूटी है। जहां वो वहां पर उन सुपर हीरोज के साथ उनके लीडर को भी लेटे हुए देखकर चौंकते हुए बोलता है, रेनबो टीम, आखिर इनके साथ क्या हुआ? इनके कोलेस्ट्रॉल ये सब घटे और बढ़े हैं। हाँ, आखिर इसका क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं है, इसका बस सीधा मतलब है इन्हें बस 2 सालों के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। क्या? जहाँ वो हक्का बक्का होकर एम्बुलेंस को जाते हुए देखने के बाद यानसन की तरफ देखता है, उतने में ही यानसन के डिसाइपल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन्हें देखते हुए बोलते हैं, टीचर यानसन, टीचर यान। जहाँ पीछे घूमते हुए यानसन बोलता है, क्या तुम सब ठीक हो? लेकिन तो हाउ एक्साइटेड होते हुए बोलता है, टीचर आखिर वो कैसी टेक्निक थी? वो बीस्ट भी बिल्कुल आपकी तरह ही एक इमॉर्टल था, काफी ताकतवर, मैं भी सीखना चाहता हूँ। वो बस एक समनिंग एरे थी, उसके लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तुम्हें बस 40 साल इंतजार कर यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बस की रिफाइनिंग तक पहुंचना है। और 40 साल सुनकर वे सभी हक्के बक्के रहते हुए बोलते हैं, क्या 40 साल? 40 साल कुछ ज्यादा नहीं है। तभी लानविन बोलता है, वैसे आखिर यहाँ पर जीता कौन? जिसपे हाँ बोलता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर टीचर दिखाई नहीं दे रहे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जिसपे यानसन बोलता है, कौन जीता कौन हारा ये महत्व नहीं रखता, अपने अपोनेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो। मैंने यहाँ पर एक स्पिरिट समन किया था और वो इनके बराबरी का था। तुम्हारी दुनिया के ये सुपर हीरोज सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे। जहाँ इन सभी को दूर से वो रिपोर्टर और रोबोपेट्स देख रहे होते हैं, वहीं वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, टीचर आपने कहा इस टेक्निक के लिए हमें की रिफाइनिंग तक पहुंचने में 40 साल लगेंगे, तो फिर ये सब तुम्हारे टैलेंट्स पे डिपेंड करता है। मुझे इसके लिए बस 3 दिन लगे थे। और उनकी ये सब बातें सुनने के बाद वो रोबोपेट और रिपोर्टर दोनों हैरान हो जाते हैं और हमें नरेटर वॉइस बताती है, और इस इपिक बैटल के साथ ही अब दुनिया में कोई भी सुपर हीरो यानसन के ऊपर अब कभी सवाल नहीं उठाएगा। इसके साथ ही अब से ब्लैक रोब सुपर हीरो यानसन ऑफिशियली दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर हीरो बन चुका है। वहीं एक स्टूडेंट वहाँ का एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है, पता नहीं कैसे ये ब्लू स्टार पर इसका इम्पैक्ट हट गया है। ये काफी अच्छा है। अब बस हमें यहाँ पर आर्किटेक्चर सुपर हीरोज का इंतजार करना है इन सभी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर यानसन के ऊपर जाता है, जो कि उन्हीं टूटे फूटे क्लास में पढ़ाने जा रहा होता है। तभी मेंकी उसका रोब को देते हुए बोलती है, टीचर आपका ये रोब वहाँ पर छूट गया था। जिसे पहन के उसका शुक्रिया अदा करके क्लास में जाते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। तो ये क्लासरूम में बस कुछ ही दिनों में बन जाएगा और तुम सभी खड़े क्यों हो? वैसे ही वे सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने घुटनों के बल बैठकर उनके सामने झुकते हुए बोलते हैं, टीचर यानसन कृपया करके हमें इमॉर्टल कल्टीवेशन सिखाइए। जो सब देखकर यानसन भी खुश होकर मुस्कुराने के बाद बोलता है, तुम सभी खड़े हो जाओ। सेक्ट के डिसाइपल कभी अपने घुटनों के बल नहीं झुकते। उसके कुछ समय बाद हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल यानसन को सम्मानित कर रहे होते हैं और पीछे से नरेटर वॉइस बता रही होती है, टीचर यानसन के दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बनने के साथ ही वो मेंकी के फादर और प्रिंसिपल ने उन्हें सबसे टॉप सैलरी पेड करने के साथ ही इस पूरे स्कूल की अथॉरिटी उन्हें ही दे दी। जहां हम यानसन को सामने की तरफ उन कंस्ट्रक्टर वर्कर्स को उस स्कूल के मेन गेट के लेटर्स को सही करवाते हुए देखते हैं, जहां तो वो बार बार उनसे सही करने को बोल रहा होता है, जिससे कि उन वर्कर्स में से एक काफी इरिटेट होते हुए बोलता है, जबकि तुम खुद से अपने एक हाथ को हिलाकर इसे सही कर सकते हो तो आखिर हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? जिसपे यानसन बोलता है, हर दुनिया के अपने नियम होते हैं, इन्हें वहाँ के उन्हीं नियमों के साथ करना चाहिए। वहाँ के लोगों के अपने काम बांटे हुए हैं तो उन्हें अपने काम ही करने चाहिए, किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिन बातों को सुनकर उनमें से एक वर्कर दूसरे से बोलता है, ये कमीना अगर ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता ना तो अभी ये लेकर इसे उसके अंदर ही घुसा दिया होता। चिल भी करो, वो सुपर हीरो है। इसके साथ ही इस काम के लिए हमें डबल पे आउट मिल रही है। और इसी तरह काफी समय बाद उनका वो लेटर्स कंप्लीट हो चुका था। और इस तरह कुछ बदलाव के साथ हमारा स्कूल चाइना के सुपर हीरो एकेडमी के साथ ही अब हेवनली गॉड सेट इमॉर्टल एकेडमी बन चुकी थी। फाइनली अब जाकर ये पूरा हुआ। वैसे ही क्लास में हम उन सभी स्टूडेंट्स को कॉपी करते हुए देखते हैं, जहाँ लिखने के साथ ही हाउ खुश होते हुए बोलता है, पूरे आधे साल लिखने के बाद अब वो समय आ गया जब हम इमॉर्टलिटी के अगले फेज में बढ़ेंगे। उसके साथ ही यानसन वहाँ पर उन सभी को बताता है, तुम सभी ने अभी तक काफी मेहनत किया और यहाँ पर एनर्जियाँ इकट्ठा की, तो तुम सभी का स्वागत है। अब तुम सभी एक इमॉर्टल के शुरुआती
पड़ाव में पहुंच चुके हो, तो अब से तुम सभी का खाना पीना सोना और लाइफ स्टाइल सब मैं मैनेज करूंगा। जो सुनकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं, लेकिन यानसेन बोले जा रहा होता है तो इसके लिए सभी के मन का शांत होना काफी जरूरी है। तो इसलिए अब हम सभी अपना स्थान बदल रहे हैं, जहाँ वो चुटकी मारते ही उस पूरे के पूरे स्कूल को ही आसमानों के ऊंचाइयों में लाकर खड़ा कर देता है। जो देखकर तो उन बच्चों की पूरी तरफ फट जाती है और वे सभी हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर हम लोग कहाँ चले आए। तभी यानसेन बोलता है तो आज से हम सभी 12,000 मीटर अल्टीट्यूड की ऊंचाइयों पर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि तुम सभी काफी मेहनत करोगे। लेकिन तो उन बच्चों की पूरी तरह हालत खराब थी और हाउ भी हैरान होते हुए बोलता है क्या 12,000 मीटर की ऊंचाइयों पे? अब तो मैं लेजी होकर क्लास स्किप करने के बहाने बाहर टहलने भी नहीं जा सकता। और इसी तरह काफी समय बीतने के साथ ही हम उन सभी को एक बड़े से टापू के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ यानसेन उन सभी को प्रैक्टिस करवाते हुए बोलता है आज से बिना रुके 12 घंटे लगातार ट्रेनिंग होगी। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे तुम सभी लगातार 30 किलोमीटर दौड़ोगे, मानव शरीर को उसके पीक तक पहुंचाओगे, पहाड़ों को हिलाने वाली शक्तियां पाओगे। वहीं उसके बाद नाव पे लेटे हुए बोलता है और बिल्कुल उसी तरह स्विमिंग के लिए है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे पूरे 30 किलोमीटर रोजाना तैरोगे। वहीं यानसेन और हाव उन्हें लेकर तैरते हुए बोलते हैं आपकी ये मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही कठिन नहीं है। जहाँ हाव बोलता है मैं तुम्हें हरा दूंगा लानबीन, तुम चूहे। उसके बाद हम एक लड़की और शायद से इसका नाम सियाओइंग था, जिसे कि वही समन इमॉर्टल तैरना सिखाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल इसी तरह एक के बाद दूसरे पैर से तैरती रहो। आखिर ये तैरना इतना मुश्किल क्यों है? ये उतना मुश्किल भी नहीं है, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, हम इमॉर्टल्स के पास काफी लंबा समय होता है। वहीं सियाओलू और मिंग की अपनी सेल्फियां लेने के बाद बोलती है लिटिल लू की बॉडी काफी बदल चुकी है, हम लोग इतने दिनों से ट्रेनिंग जो कर रहे हैं। तभी पीछे से इमॉर्टल उन दोनों को आवाज देते हुए बोलता है वाह तुम दोनों क्या ट्रेनिंग नहीं करने वाले, यान को पता चलेगा तो वे तुम दोनों को काफी पीटेंगे। आई। उसके बाद यानसेन उन सभी को बीच के किनारे पढ़ाते हुए बोलता है तो आज हम जानेंगे कि आखिर वॉरियर किसे कहते हैं, की रिफाइनिंग क्या होता है। वॉरियर कई तरह के होते हैं, स्वॉर्ड वॉरियर, स्पेयर वॉरियर और एक मार्शल आर्टिस्ट। तुम सभी अब एक रेगुलर वॉरियर बन चुके हो। आम से मार्शल प्रैक्टिस करने के बाद तुम सभी की जीवन बढ़ेगी, तुम सभी 150 से 200 सालों तक जी सकते हो और भी ज्यादा एनर्जिया इकट्ठा करके अपने शरीर के अंदर रख के और भी सालों तक जी सकते हो। और की रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें वॉरियर के पीक तक पहुंचना होगा। वॉरियर की पीक ह्यूमन की लिमिट होती है और तुम सभी को इस लिमिट को सरपास करना है, जिसके लिए सभी लोग अच्छी तरह से हेवन एंड अर्थ की एनर्जिया इकट्ठा कर पाए। इसलिए मैं तुम सभी को डेली ये प्रैक्टिस करवाता हूँ। हर किसी के पास एक चीज होती है जिसे दानतियान कहते हैं, वो जब अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है, दानतियान अपने अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जिया पूरी तरह इकट्ठा कर लेती है और इसे ही कहते हैं की रिफाइनिंग। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेंगकी और यानसेन को एक साथ वहाँ पर खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ यानसेन मेंगकी को उन्हें खाना देने को बोलता है, जहाँ मेंगकी हाउ ये सबको खाना परसते हुए बोलती है टीचर यानसेन हम सभी को कब से खाना बनाकर खिला रहे हैं और तुमने आज तक उनकी कभी भी एक बार भी मदद नहीं की। जिसपे वो खाना ठूसते हुए बोलता है मुझे खाना बनाने आता ही नहीं, और वैसे भी अगर मैं चाहूँ भी तो मैं टीचर के इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता। और लान बोलता है क्लास मॉनिटर जल्दी से खाना खा लीजिए, जिसपे वो चिढ़ते हुए बोलती है टीचर सच में तुम दोनों जैसे गधे पर ये सूप बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरा एक लड़का वहाँ चुपके से एक बर्गर निकालकर उसे खाने की कोशिश करता है, जिसपे उसके बगल वाला उसे रोकते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, टीचर ने ये सब बाहर की चीजें खाने के लिए मना किया है ना। मुझे कब से फ्राइड चिकन बर्गर खाने का मन था। वैसे भी वे हमारे इन स्वादिष्ट खाने में कुछ मेडिकल हर्ब्स मिलाते हैं, जिससे कि हमें कल्टीवेशन में काफी मदद मिलती है। और क्या तुम्हें याद नहीं कि उन दोनों ने भी बस आधे घुट सोडा पी ही थी और उन्हें क्या सजा मिली थी। जहां हम उन दोनों को भी देखते हैं, जिसके बाद यानसेन अपने डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए बोलता है इन बच्चों को धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखकर कितना अच्छा लगता है। वहीं हम सियाओलू को देखते हैं, जो कि खाने के बजाय काफी शांति से वहाँ पर बैठी भी होती है, जिसे देखकर हाव और बाकी सभी बोलते हैं ओखो तुम क्या कर रही हो लिटिल लू, क्या तुम मेडिटेशन करते करते खाने वाली हो। कि उतने में ही सियाओलू उसके तरफ घूरने के साथ ही अचानक से अपने चॉपस्टिक से वहाँ एक मक्खी को पकड़ लेती है, जो देखकर तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। आखिरकार मैं कामयाब हो गई, ये कितना लाजवाब था। तो हमारी क्लास का पहला पिक वॉरियर मिल गया। जो सब देखकर वहाँ के बाकी डिसाइपल बोलते हैं मैंने काफी खा लिया, टीचर चलिए हम प्रैक्टिस करने चलते हैं। मैं 30 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं 40 किलोमीटर तैरूंगा, तुम सभी पहले चुपचाप बैठकर खाना खत्म करो, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर जाता है, जहाँ एक ऊंचाइयों पर आदमी काम कर रहा होता है। तभी उसे आसमान में क्रैक पड़ते हुए देखते हैं। क्या यह आसमानों में दरारें
आ रही हैं और उस स्पेस क्रैक से एक तलवारें और कुछ चीजें बाहर निकलती है और उस जगह के बारे में नरेटर वॉइस बताती है, टीचर ने हमें जो कुछ ट्रेनिंग करवाई थी इसके कारण से इस दुनिया में कुछ जगह पर बदलाव हो रही है। उसके बाद हम स्पेस में कुछ वारशिप्स को देखते हैं जिसके अंदर से शायद से एक नया सुपर हीरो या फिर कोई एलियन होगा। वो बोलता है एम्पायर फॉरएवर। उसके बाद हम पृथ्वी पर सुपर हीरो ब्यूरो के अंदर एक लैब रूम को देखते हैं जिसके अंदर अनाउंसमेंट हो रही होती है, स्टार क्राइसिस न्यू गॉड अवेकनिंग सुपर हीरो रिक्वेस्टेड। और वहाँ कोई एक नया सुपर हीरो बाहर निकलते हुए जाता है। इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उन्हीं डिसाइपल्स के ऊपर आ जाता है जहाँ लानबिन और हाउ काफी तेजी में वहाँ पर रेस लगा रहे होते हैं, जहाँ हाउ दौड़ते हुए बोलता है ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग की फीलिंग काफी जबरदस्त है, काफी 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 मजेदार। कि उतने में ही बगल से लानबिन उससे आगे निकलते हुए बोलता है नौ सीखिए, जिसमें तो वो चीट कर और भी दम लगा कर आगे बढ़ते हुए बोलता है आखिर नौ सीखिए किसे कह रहे हो लानबिन, तुम कमी नहीं कहीं के वहीं रुक जाओ। और वे दोनों काफी तेजी में दौड़ते हैं जिसे देखकर बाकी के डिसाइपल्स बोलते हैं ये एक्सेप्शनल टैलेंट, अच्छी टैलेंट होना भी कितनी अच्छी बात है। उसके बाद नैरेटर वॉइस हमें बाकी के डिसाइपल्स को दिखाते हुए बताती है लिटिल लू वो पहली है जिसने की रिफाइनिंग इनिशियल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद हमारी क्लास मॉनिटर ओमेंग की, और ये कितना एनोइंग है ना कि मैं और ये बर्फ की मूर्ति एक ही समय और एक ही लेवल पर है, ये कितना शर्मनाक है। मतलब कि हाउ ही वो नैरेटर वॉइस है जो कि हमें बता रहा होता है। हालांकि क्लास मॉनिटर की टैलेंट काफी ज्यादा है लेकिन उनकी टेक्निक की समझ, वहीं वो टेक्निक्स को देखते हुए बोलती है ये बास्टर्ड टेक्निक आखिर ये इतना कठिन क्यों है, ये शैडो स्टेप टेक्निक। वहीं लू यानसेन को सेब काट कर खिलाते हुए बोलती है टीचर अपना मुंह खोलिए आ। जहाँ यानसेन मुंह खोलता है जिसपे वो उसे खिलाते हुए बोलती है टीचर आखिर ये कैसा है, इसे मेरे परिवार वालों ने भेजा है। जिसपे तो यानसेन समझ जाता है और वो उससे सीधे बोलता है अब मक्खन मारना बंद भी करो। टीचर ये शैडो स्टेप टेक्निक ये बहुत ही बदसूरत है, आपके पास जरूर से इसके बदले कोई दूसरी टेक्निक होगी ना। जिसपे वो काफी आसानी से उसे एक दूसरी टेक्निक देते हुए बोलता है तुम बहुत ही चालाक हो, ये लो ये स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक है, इसके मदद से तुम अपने स्वॉर्ड पर खड़ी होकर उड़ भी सकती हो। जो सुनते ही मैगी की काफी चौंक कर उसे देखने के बाद अपने मन में ही खुद को बोलती है क्या स्वॉर्ड फ्लाइंग टेक्निक, मुझे भी वो स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक सीखनी है। नहीं नहीं पहले मुझे ये शैडो स्टेप टेक्निक सीखनी है। वहीं लान और हाउ भी उस स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में देखकर चौंक कर हैरान होकर डायरेक्ट सीधे लू से उसे छीनने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां बैकग्राउंड में वे लड़ रहे होते हैं और यानसेन काफी चिल मार कर बोल रहा होता है पहले स्वॉर्ड पर अच्छे से खड़े होना सीखना और ध्यान रखना कि पहले ही ऊंचाइयों पर मत उड़ना। लू पहले मुझे देखने दो तुम दोनों। वैसे ही कुछ समय बाद यानसेन उन्हें वहीं साय से समनिंग टेक्निक सिखाते हुए बोलता है कि रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम सभी काफी सारी टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो और काफी सारे ग्रुप टेक्निक्स भी। तो चलो तुम सभी ये फ्लैग वहाँ पर लगाओ और ध्यान रखना कि ये गलत ना हो। एरे को हमेशा हेवन एंड अर्थ के लोकेशन के अनुसार लगाना चाहिए जिससे तुम वायु की शक्तियों को समन कर सको। वैसे ही हाउ वहाँ पर गलत जगह झंडे गाड़ देता है जिसपे उसके सर पे चाबुक पड़ती है और यानसेन बोलता है मैंने कहा था ना इसे गलत जगह पर मत लगाना, इससे तुम्हें बैक स्लैश भी पड़ सकती है। अब चलो इसे फिर से सही जगह पर लगाओ और अगर गलत लगी तो ये फिर से पड़ेगी। जिसपे थोलान जोर जोर से हंसने लगता है जिसपे हाउ बोलता है अब हंसना बंद करो, ये नियम तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। बिल्कुल ध्यान रखना, इससे तुम्हें बैक स्लैश भी पड़ सकती है तो इसे काफी ध्यान पूर्वक करना। वैसे हम बाकी दूसरे डिसाइपलों को देखते हैं जो वहाँ पर अब भी दौड़ते हुए बात कर रहे होते हैं। अब पता नहीं हमें कितने साल लगेंगे इन एनर्जियों को इकट्ठा करने में। उतने में ही हम वही छोटी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर थक कर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसपे वहाँ पर बाकी डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं टीचर चेन किसान बेहोश हो गई। ओह तो इसका नाम चेन किसान है। जिसपे यानसेन जल्दी से उनके पास पहुँचते हुए बोलता है आखिर क्या हुआ, लगता है ये ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो गई। क्या बेहोश हो गई? लेकिन सभी ट्रेनिंग तो मैंने तुम सभी को तुम्हारे हिसाब से दी थी, क्या ये छिपकर बचे हुए टाइम में ट्रेनिंग करती थी? खैर तुम सभी दौड़ते रहो। वैसे ही वे चेन को उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ यानसेन बोलता है तो अब मुझे बताओ आखिर क्या दिक्कत है, मेरी कल्टीवेशन मेथड का पालन क्यों नहीं कर रही, छुपकर और भी प्रैक्टिस कर रही हो? मुझे वैसे ही पहले ही 2 साल हो चुके हैं, हमारी क्लास में सभी या तो मिड वॉरियर है या फिर हायर लेवल वॉरियर, और मैं उन सब में भी बस इनिशियल लेवल वॉरियर हूँ। मैं पीछे रहना नहीं चाहती। तुम फिर भी काफी अच्छा कर रही हो। मुझे पता है टीचर मुझे ये सिर्फ सहानुभूति देने के लिए बोल रहे हैं जिससे मेरी हिम्मत बढ़े, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल रूट टूटी हुई है, मैं एक टैलेंटलेस पर्सन हूँ। जिसपे यानसेन बोलता है बिल्कुल चेन, तुम्हारी जैसों के लिए कल्टीवेशन करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन डिसाइपल टैलेंटलेस है या फिर टैलेंटेड, या फिर उसका स्पिरिचुअल रूट टूटा हुआ है या फिर नहीं टूटा हुआ है, या फिर उसके पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं
पड़ता, मैं इन सभी को ठीक कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन फिर वो तुरंत से उदास होकर बोलती है, लेकिन टीचर ने एक बार हमसे कहा था इमॉर्टल के रास्ते पर खुद ही अकेले चलना चाहिए, किसी दूसरों की शक्तियों के भरोसे उस रास्ते पर चलने से तुम शायद से उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मेरे मास्टर यानी तुम्हारे टीचर के टीचर, उन्हें उनके बराबरी वाला आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। वे हेवन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे। लेकिन तुम्हारे टीचर के टीचर के बचपन में वे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। टीचर के भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे। कम से कम तुम्हारी तो स्पिरिचुअल रूट टूटी हुई है। टीचर के पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट थे ही नहीं। उन्हें कचरा समझा जाता था, उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया, उनकी एंगेजमेंट टूट गई। इसके बावजूद उन्होंने कल्टीवेशन करना कभी भी नहीं छोड़ा और अंततः हेवन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बने। उन ऊंचाइयों को छुआ जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था। ओ, तुम्हारी दुनिया के भाषा में क्या कहते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। तो फिर आखिर टीचर के टीचर ने ऐसा कैसे किया था? तुम वो चीज ढूंढो जिसमें तुम बेहतर हो और उसे मास्टर करो। ओह समझ गई, जैसे स्किल्स और किताबों में ढूंढना और उसे पूरी तरह मैक्स करना। टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले का सारा बैड मूड अब जा चुका है। वैसे ही वे वहाँ से जाते हुए अचानक से रुककर पीछे घूमते हुए बोलती है, जबकि टीचर के टीचर एक प्रोटैगोनिस्ट थे, तो फिर आखिर टीचर क्या है? जिसपे यानसन बोलता है, मैं एक प्रोटैगनिस्ट के ऊपर आता हूँ। और यानसन के इसी दमदार लाइन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।